पिंकी ट्यूटोरियल्स की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख रहे हैं, झारखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2018 का शॉर्ट क्वेश्चन दे रहे हैं फिजिक्स का। यह परीक्षा 19 मई 2019 को आयोजित हुई थी। तो शुरू करते हैं यह वीडियो। इस एग्जाम में फिजिक्स से कुल 5 चैप्टर से प्रश्न पूछे गए थे। यह 5 चैप्टर क्लास 10th के फिजिक्स का है। प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, इससे 19 प्रश्न पूछे गए थे। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, इससे 5 प्रश्न। विद्युत चैप्टर से 19 प्रश्न पूछे गए थे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से 4 प्रश्न एवं ऊर्जा स्रोत से 3 प्रश्न पूछे गए थे। तो देखते हैं एक एक करके कौन से प्रश्न है और उसका विस्तृत हल। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित परिघटनाओं में कौन सी व्याख्या इस अवधारणा के साथ नहीं की जा सकती है कि प्रकाश सर्वदा सीधी रेखा में चलता है? इसका आंसर होगा विवर्तन। यह प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसकी व्याख्या इस अवधारणा पे नहीं की जा सकती है। आंसर होगा विवर्तन। क्वेश्चन नंबर 102, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वस्तु के आकार से दुगना होता है? नहीं होता है, बराबर होता है। वस्तु के आकार का आधा होता है, यह भी गलत है। वस्तु के आकार के बराबर आकार का होगा, यह सही है। पार्श्वीय उल्टा, यह भी कथन सही है। कहने का ये मतलब, अगर ये आईना है, समतल दर्पण है, अगर इसके सामने हम रहें और एक हाथ में अगर गिलास हम इधर लिए हुए हैं, तो इसमें जो हमारी तस्वीर बनेगी, तो इसमें गिलास इसका इस साइड ना होकर के गिलास इधर होगा। तो इस स्थिति को कहते हैं पार्श्वीय उल्टा। तो 3 और 4 दोनों सही होगा। ऑप्शन सी में है 3 और 4 सत्य है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 103, चम्मच के बाहर की ओर उभरे हुए पृष्ठ से प्राप्त प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी और इसे कौन से प्रकार के दर्पण के निकट माना जा सकता है? चम्मच का उभरे हुए पृष्ठ की तरफ से हमें देखना है, तो यह उत्तल दर्पण की तरफ बिहेव करेगा। अर्थात उत्तल दर्पण किसमें? सी में है और बी में है। और हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। तो सीधा और उत्तल दर्पण होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 104, अनंत दूरी पर रखी हुई वस्तु अवतल दर्पण के समक्ष x दूरी पर रखे पटल पर एक स्पष्ट और दीप्त प्रतिबिंब बनाती है, तो x बराबर है। कह रहा है दर्पण अवतल है, अनंत से आ रही है, तो यह कह रहा है कि x बिंदु पर एक दीप्त प्रतिबिंब बनता है। तो यह क्या होगा? अनंत का प्रतिबिंब हम जानते हैं फोकस पे बनता है और यह दूरी x है, तो यह x बराबर होगा दर्पण की फोकस दूरी के। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 105, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति और दूरी के संबंध में निम्नलिखित में कौन से सत्य विकल्प चुनिए? वास्तविक तो होता नहीं है, तो यह कथन गलत है। आभासी, ठीक है। सीधा, समतल दर्पण के पीछे वस्तु की दूरी की समान दूरी पर, यह सभी कथन सही है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 106, एक अवतल दर्पण द्वारा एक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु कहाँ रखनी होगी? अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु फोकस और दर्पण के बीच में यहाँ कोई रखी जाए, तब इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और बड़ा बनता है। तो इसलिए वस्तु को हमें रखना पड़ेगा मुख्य, फोकस और ध्रुव के बीच रखना होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 107, प्रकाश की शक्तिशाली समांतर
किरणपुंज प्राप्त करने के लिए वाहनों की हेडलाइट में होता है। इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। देखिए हेडलाइट जो रहता है उसमें जो भी बल्ब लगा हुआ रहता है उसके चारों तरफ इस तरीके से बना हुआ रहता है। तो ये दर्पण किस तरह का रहता है? यह एक अवतल दर्पण होता है जिससे कि हमें समांतर किरणपुंज मिल सके। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 108, सदैव आभासी सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग में लाया जाता है? तो आभासी और सीधा समतल दर्पण से बनता ही है, उत्तल दर्पण से भी बनता है। दोनों में अंतर क्या है? समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है आभासी और सीधा के साथ वस्तु के बराबर साइज का बनता है और उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा बनता है। तो छोटा बड़ा तो कह नहीं रहा है, आभासी और सीधा होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए और बी दोनों होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 109, यदि आवर्धन m बराबर 1.5 प्लस में तो क्या होगा? आवर्धन बराबर m बराबर हम जानते हैं v/u, जहां की v जो है प्रतिबिंब का आकार है और u वस्तु का आकार है। यह जब बराबर है 1.5 के अर्थात v का मान बड़ा है, अर्थात प्रतिबिंब का आकार जो है बड़ा होगा वस्तु के आकार से। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 110, जल में आंशिक रूप से डूबी एक पेंसिल वायु और जल के अंतरा पृष्ठ पर प्रतिस्थापित प्रतीत होती है, यह किसके कारण होता है? मान लिए कि एक बाल्टी है, इसमें पानी है, अगर पेंसिल इसमें हम डुबा दिए तो पेंसिल मुझे इस तरीके से दिखाई पड़ेगी मुड़ी हुई। तो यह होता है अपवर्तन के कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित को उसके पूर्ण अपवर्तनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जल का अपवर्तनांक होता है 1.33, केरोसिन का 1.44, कांच का होता है 1.51 से लेकर 1.65 तक होता है, हीरा का होता है 2.4। तो यह क्रम बिल्कुल सही है, बढ़ते हुए क्रम में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 112, लेंस की शक्ति लेंस की फोकस दूरी से किस प्रकार संबंधित है? लेंस की शक्ति P बराबर होता है 1/f के, या इसे हम कह सकते हैं लेंस की शक्ति P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/f, अर्थात 1/f से प्रत्यक्ष समानुपाती है, पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 113, लेंस की शक्ति +2.5 डायोप्टर लेंस की दूरी से किस प्रकार संबंधित है? अभी हम देखें कि लेंस की शक्ति P बराबर 1/f होता है, जहां की f मीटर। तो इससे हम f बराबर हम कह सकते हैं 1/p, ये आ जाएगा 1/2.5, इतना मीटर आ जाएगा। ऑप्शन में देखिए सभी सेंटीमीटर में दिया हुआ, तो इसे हम क्या करेंगे, ये प्लस में है तो प्लस में आएगा। तो अगर सेंटीमीटर में हम बदले तो 100 से हमें गुना करने की जरूरत है, बटे 2.5, इसके बदले 10 ऊपर दशमलव हटाएंगे तो इतना सेंटीमीटर आ जाएगा, अर्थात 40 सेंटीमीटर प्लस में आएगा। अर्थात यह लेंस जो होगा उत्तल लेंस होगा और 40 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी होगी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 114, मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा खाली जगह द्वारा नियंत्रित होती है। यह
आंख की पुतली द्वारा नियंत्रित होती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 115, वह दृष्टि दोष जिसमें दूरस्थ बिंदु अनंत से निकट आ जाता है, अर्थात दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, उसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इसे याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं। दूर दृष्टि दोष, इसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी और इसका विपरीत नजदीक वाला उसे दिखाई नहीं देगा, यानी दिक्कत उसे नजदीक वाला में देखने में होगा और दूर की वस्तु साफ साफ। ठीक इसका विपरीत निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, निकट की दृष्टि उसे साफ साफ दिखाई देगी, निकट की वस्तु साफ साफ देख सकता है लेकिन दूर की नहीं। और इसे उपचार के लिए जो लेंस का प्रयोग किया जाएगा उसके लिए भी मैं एक ट्रिक बताता हूं कि सबसे पहले एक आंख हमारा जो है एक उत्तल लेंस है और हमें चश्मे में दो प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक उत्तल लेंस का लगा होता है चश्मे में और दूसरा अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए सिलिंड्रिकल भी यूज किया जाता है, लेकिन ये जो निकट और दूर दृष्टि को उपचार के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, ये देखिए। ये जब उत्तल लेंस है और इसके आगे दो, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस लगाना हो तो कैसे अच्छा फिट बैठेगा। इसके जगह पे अस्थायी संतुलन में रखना हो तो एक अवतल का लगा दिए, फिर उत्तल के ऊपर सजा करके रख दिए। ठीक है, तो आंख के निकट में कौन सा आपको लगाना पड़ेगा, अवतल लेंस लगाना पड़ेगा ताकि अस्थायी संतुलन में तीनों रहे, कम जगह में आ जाए। तो निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए आपको अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और आंख से दूर रखना पड़ता है उत्तल लेंस। तो इसे दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीका से आप याद रख सकते हैं कि दूर दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, उसके उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर होगा ऑप्शन सी, निकट दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 116, एक व्यक्ति समाचार पत्र सहजता से पढ़ने के लिए आंखों से दूर रखकर पढ़ता है, अर्थात नजदीक की वस्तु वो साफ साफ नहीं देख सकता है, तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है। और दूर दृष्टि दोष ऑप्शन सी में है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 117, कांच के प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में यह पाया जाता है कि बैंगनी रंग अधिक मुड़ता है और लाल रंग कम मुड़ता है। तो जब प्रिज्म से, अब फिगर जब भी आप देखे होंगे तो ये रहता है रेड सबसे ऊपर, सबसे नीचे वायलेट या बैंगनी रंग। तो तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा रेड का होता है और सबसे कम बैंगनी का होता है। तो लाल का तरंग दैर्ध्य लेम्डा लाल बड़ा होगा, तरंग दैर्ध्य बैंगनी से ज्यादा होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 118, चंद्रमा के धरातल से देखने पर आकाश का रंग क्या है। चंद्रमा से धरातल देखने पर काला दिखता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 119, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, फोकस इसका 15 सेंटीमीटर है, अवतल दर्पण है इसलिए माइनस, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली एक वस्तु रखी गई है, u बराबर -20 सेंटीमीटर। वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, अर्थात वस्तु जो रखी गई है फोकस और वक्रता त्रिज्या
F और C की बीच में रखी गई है। तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वह वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 120, वायु में 750 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्यता वाला एक प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच की स्लैब में प्रवेश करता है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्यता में लगभग परिवर्तन है। कितना परिवर्तन होगा? हम लोग जानते हैं v बराबर n लैम्डा, जहाँ की v प्रकाश का वेग है, लैम्डा उसका तरंगदैर्घ्य है और n आवृत्ति है। जैसे कि हम जानते हैं कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश के जाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो अर्थात इसका तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होता है, उसी के कारण इसका वेग में परिवर्तन होता है। जब एक प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रवेश करता है तो यहाँ पर इसका वेग जो हो जाएगा 1.5 से डिवाइड हो जाएगा। उसी तरीका से यहाँ पे इसका तरंगदैर्घ्य 1.5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो पहले जो तरंगदैर्घ्य था उसमें से अब नया जो हो जाएगा 1.5 से डिवाइड हो जाएगा, तो नया इसका तरंगदैर्घ्य हो जाएगा कांच की स्लैब में 750 नैनोमीटर बटे 1.5। अगर डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 500 नैनोमीटर। तो इसमें लगभग परिवर्तन कितना हुआ? वायु में इसका 750 था, अब हो गया है 500 मीटर। दोनों का अंतर निकाल देंगे, अर्थात 250 नैनोमीटर अंतर होगा, यह परिवर्तन होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 121, दो लेंस हैं, एक 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस है तथा दूसरा 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है। इस संयोजन की फोकस दूरी कितनी होगी? संयोजन की क्षमता PT बराबर होता है पहले लेंस की क्षमता P1 प्लस दूसरे लेंस की क्षमता P2। तो इसको हम कह सकते हैं 1/F1। F1 की जगह पे उत्तल लेंस है, अर्थात 1/20 सेंटीमीटर प्लस 1 P2 की जगह पे 1/F2। चूंकि यह अवतल लेंस है इसलिए -25 बराबर हो जाएगा। दोनों का एलसीएम लेंगे, 20 और 25 का एलसीएम लेंगे, यह 100 प्लस -4 अर्थात 1/100। चूंकि यहाँ पे सभी सेंटीमीटर में लिए थे तो यह भी सेंटीमीटर में आ जाएगा, जिसे हम लिख सकते हैं 1/EFT संयोजन की फोकस दूरी। तो यह क्या होगा? यह प्लस में आया है तो हम लिख सकते हैं कि यह एक उत्तल लेंस होगा और 100 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी होगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 100 सेंटीमीटर इसकी फोकस होगी। क्वेश्चन नंबर 122, यदि वायु से जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो जल से वायु का अपवर्तनांक क्या? अगर उल्टा हो तो जस्ट इसका भी आप उल्टा कर दीजिए, अंश को हर में और हर को अंश में कर दीजिए, वही इसका आंसर होगा। वायु से जल, यहाँ पर जल से वायु करना है तो 4/3 का उल्टा करेंगे, अंश का हर, हर का अंश में करेंगे तो यह आ जाएगा 3/4। ऑप्शन बी में है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 123, एक व्यक्ति को -0.5 डायोप्टर शक्ति के लेंस की आवश्यकता है, उसका दूरस्थ बिंदु कहाँ है? लेंस की शक्ति -0.5 बराबर हम जानते हैं 1/F, यहाँ से फोकस हमें निकल जाएगा, F बराबर आ जाएगा 1/-0.5 अर्थात 10/5 बराबर -2 मीटर। अर्थात इसका फोकस जो होगा -2 मीटर पे, अर्थात इसका दूर बिंदु जो है आंख से 2 मीटर आगे तक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 124, दूर दृष्टि दोष ग्रसित एक नेत्र का निकट बिंदु है। दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन नजदीक की नहीं दिखाई देती। तो नजदीक कितना? 25 सेंटीमीटर
अर्थात 25 सेंटीमीटर की वस्तु उसे नहीं दिखाई देती, यानी 25 सेंटीमीटर से ज्यादा दूर वस्तु उसे दिखाई पड़ती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 125, एक विद्युत सर्किट में एक कूलम आवेश को एक से बी बिंदु तक ले जाने में एक जूल कार्य होता है, तो वह निम्नलिखित से संदर्भित है। देखते हैं विभवांतर किसे कहते हैं। ओवर एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक इकाई धनावेश को ले जाने में किए गए कार्य को एक विभवांतर कहते हैं। ठीक वही है, इकाई आवेश 1 कूलम का आवेश ए से बी तक लिया जा रहा है, उसमें 1 जूल का कार्य हो रहा है, तो इन दोनों का बीच का विभवांतर कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 126, ओम के नियम के अनुसार V = IR होता है, जहां कहा जाता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के होता है और R जो होता है वह कांस्टेंट होता है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जो कि ऑप्शन डी में है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 127, तार का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस कारक पर निर्भर करता है। हम जानते हैं R बराबर होता है ρL/A, जो निर्भर करता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, जो ये है, इस पे इसकी लंबाई पे भी डिपेंड करता है, बिल्कुल सही है। तापमान पे भी यह कह सकते हैं कि उपयुक्त सभी पे निर्भर करता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 128, एक विद्युत सर्किट में विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है धारा नियंत्रक, जिसको रियोस्टेट कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 129, असमान अनुप्रस्थ काट के एक धातु चालक में एक स्थिर विभवांतर लगाया गया है, संपूर्ण चालक में जो मध्य स्थिर रहता है वह क्या है। मान लीजिए कि एक धात्विक चालक इस तरह का है, असमान अनुप्रस्थ काट है, इधर ज्यादा है, इस साइड कम है, तो इसमें कौन सी मध्य जो है स्थिर रहता है। इसमें विद्युत धारा जो है वह जितना इधर से जाएगा इलेक्ट्रॉन उतना ही इधर से निकलेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा अस्थिर रहता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 130, नीचे दिए गए सर्किट में आमीटर वोल्टमीटर द्वारा दर्शाई गई संख्या 6 एम्पियर और 12 वोल्ट है, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा। ये आमीटर है, ये वोल्टमीटर है। तो कह रहा है कि इस प्रतिरोध के में 6 एम्पियर की धारा बह रही है और इन दोनों के बीच विभवांतर जो है वह 12 वोल्ट है। तो हम जानते हैं कि I और V का मान दिया हुआ है, तो प्रतिरोध R बराबर हम जानते हैं V/I होता है। मान रखते हैं 12/6, यह ओम में आएगा, अर्थात 2 ओम, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 131, एक चालक में 5 मिनट में 1500 कूलम के आवेश प्रवेश करते हैं और 1500 कूलम के आवेश निकलते हैं, तो विद्युत धारा है। टाइम यहाँ पर दिया हुआ है 5 मिनट, इसे लिख सकते हैं सेकेंड में, SI यूनिट में बदले 5 × 60 सेकेंड। आवेश Q बराबर कह रहा है 1500 है कूलम, तो विद्युत धारा कितनी होगी। I का मान हम जानते हैं, ये होता है Q/TC। Q के जगह पे 1500, 5 × 60, इतना एम्पियर होगा। 0 0 कैंसिल, 6×5 = 30, 5 एम्पियर होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 132, समान पदार्थ के दो तार जिनकी लंबाई और त्रिज्या का अनुपात 3:4 और 3:2 है
और वह 6 वोल्ट की एक बैटरी से समांतर क्रम में जुड़े हैं। विद्युत धाराओं का अनुपात क्या होगा? इन दो तारों का सबसे पहले प्रतिरोध का अनुपात निकालते हैं। R1/R2 बराबर सेम पदार्थ के हैं, अर्थात रो से L पहले तार का लंबाई अगर 3 लेते हैं तो दूसरे तार का लंबाई हमें 4 लेना होगा, क्योंकि 3:4 के रूप में है। त्रिज्या का अनुपात 3:2, अर्थात पहले का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पाई r² अर्थात 3 का वर्ग और दूसरे का पाई r² अर्थात 2 का वर्ग। तो रो रो यहाँ कैंसिल, पाई पाई भी कैंसिल, तो आ जाएगा 3/3² की जगह पे 9 इंटू 4, 2 का वर्ग करेंगे अर्थात 4 कैंसिल कर सकते हैं, 1/3 आएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि समांतर क्रम में है, तो पहला प्रतिरोध R1 यहाँ है, R2 यहाँ है। इन दोनों के बीच विभवांतर जो है वह 6 वोल्ट है। तो पहले में बहने वाली धारा अगर I1 है तो इसका मान क्या हो जाएगा? विभवांतर 6 वोल्ट बटे प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध 1 ओम, तो ये जो आएगा एम्पियर में आएगा, ये इसका 6 एम्पियर आएगा। उसी तरीका से दूसरे प्रतिरोध में बहने वाली धारा I2 का मान हो जाएगा 6 बाई इसका प्रतिरोध 3/2 एम्पियर। तो अनुपात क्या होगा? I1 बाई I2 का अनुपात जो होगा 6 एम्पियर बटे 2 एम्पियर, अर्थात हम लिख सकते हैं 2 तिया 6 अर्थात 3/1, जिसे लिख सकते हैं 3:1, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 133, 200 वोल्ट की लाइन से जुड़े 5 एम्पियर विद्युत धारा को वहन करने के लिए 400 ओम के कितने प्रतिरोध की आवश्यकता है? सबसे पहले देखें कि एक अगर हम प्रतिरोध लगाएं तो कितनी धारा बहेगी? I का मान हो जाएगा V/R, हम जानते हैं, तो V के जगह पे 200 वोल्ट और R के जगह पे 400, अर्थात 1/2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। तो वैसे कितने प्रतिरोधों की आवश्यकता होगी? अगर इसको हम एक समांतर क्रम में प्रत्येक से आधा एम्पियर की धारा बहेगी, तो 5 करने के लिए हमें 10 प्रतिरोध की आवश्यकता होगी और वो सभी के सभी समांतर क्रम में होने चाहिए, तभी तो इधर मिलकर के सभी पहला से करंट आधा एम्पियर 10 से जाएगा, तो कुल जो धारा प्रवाहित होगी वह 10 गुने आधा एम्पियर बराबर 5 एम्पियर होगी, जो कि प्रश्न में कहा जा रहा है 5 एम्पियर विद्युत धारा को वहन करने के लिए हमें 400 ओम के 10 प्रतिरोध चाहिए और वो सभी समांतर क्रम में होने चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 10 चाहिए। क्वेश्चन नंबर 134, दर्शाइए कि ओम के नियम के सत्यापन के लिए निम्नलिखित में कौन सी व्यवस्था का प्रयोग की जा सकती है? ओम का नियम कहता है कि विभवांतर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो इसमें क्या है कि जैसे जैसे हम धारा का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे वोल्टेज भी बढ़ती जाती है। तो इसे हमें करने के लिए R V इक्वल टू, हम जानते हैं IR होता है, तो अगर R को हम वैरी करें, बढ़ाएं या घटाएं, तो उससे मेरा प्रभावित होगा कि उसमें I का मान परिवर्तित होगा अगर सेम वोल्टेज पे। तो इसके लिए देखें कि एक विभवांतर आरोपित करने के लिए बैटरी लगाया हुआ है, तो इसमें जैसे जैसे हम इसको मिलाकर के एक रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है, इसमें एक श्रेणी क्रम में ये दोनों मिलाकर के श्रेणी क्रम, फिर ये कॉम्बिनेशन समांतर क्रम में है, कुल मिलाकर के एक रेजिस्टेंस है और इसमें एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, रियोस्टेट है। इसको बदल करके हम इस
प्रतिरोध का मान हम बढ़ा और घटा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, घटाने और बढ़ाने से मेरा I का मान परिवर्तित होगा और वोल्टेज दिखाएगा। तो उस हिसाब से हम ओम का नियम सत्यापित कर सकते हैं। तो पहला युक्ति जो यह आकृति में दिया हुआ है, यह सही आकृति है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 135, दिए गए दो प्रतिरोधक R1 और R2 के श्रृंखला और समांतर संयोजन पर प्रयोग का VI ग्राफ नीचे दिखाया गया है। कौन सा ग्राफ सही चिन्हित है? हम जानते हैं कि जब R1 एवं R2 श्रेणी क्रम में रहेंगे, इस स्थिति में क्या होता है, I का मान समान रहता है, यानी परिपथ में जो धारा बहती है I टोटल के बराबर होता है। ठीक इसके विपरीत जब दो प्रतिरोध R1 एवं R2 ये समांतर क्रम में होते हैं तो टोटल I यह जो होता है दोनों के योग के बराबर होता है, यानी इसमें ये जो बड़ा होगा यह सीरीज से ज्यादा होगा, I सीरीज से ज्यादा होगा। तो इस स्थिति में देखें कि किस स्थिति में जब वोल्टेज हम बढ़ाते जाते हैं तो I का मान हमें समांतर क्रम में ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पे हम देखें तो किसका ज्यादा है, श्रेणी का तो यही है, कम तक है I, और जब ऊपर तक जाते हैं इसका ज्यादा है। तो अर्थात ये आकृति सही है। दूसरा में देखें, लेकिन यहाँ पे देखें I कर दिया है, यहाँ भी कर दिया है। अगर वोल्टेज हम बढ़ाते जाते हैं इधर भी, इस स्थान पे अगर देखते हैं तो I का मान कम मिला श्रृंखला में, और इसमें समांतर में जो है I का मान हमें ज्यादा मिला। तो कहने का मतलब ये दोनों आकृति सेम है, क्योंकि यहाँ पे देखिए साथ साथ ये ग्राफ भी चेंज किया है और साथ में ये वैल्यू भी, इसमें क्षैतिज में वोल्टेज दिया है, यहाँ पर क्षैतिज में करंट का मान दिया है। तो इसलिए दोनों ग्राफ सही है, दोनों आकृति 1 तथा आकृति दोनों सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 136, दिए गए सर्किट आरेख में वोल्ट मीटर द्वारा दर्शाई गई संख्या है, इसमें क्या दर्शाएगी? सबसे पहले ये देखें, यह तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, तो RS की वैल्यू हो जाएगा 2 + 4 + 6 ओम, अर्थात कि 12 ओम। तो इसमें प्रवाहित धारा I का मान कितना हो जाएगा, कुछ परिपथ में धारा 10 वोल्ट बटे परिपथ की कुल प्रतिरोध 12 एम्पियर। तो अब 6 ओम के परितः कितना वोल्टेज होगा यह हम निकाल सकते हैं। इसमें I का मान 10/12 गुने 6 ओम प्रतिरोध कर दें तो यह आ जाएगा 6 गुने 6 दूनी 12, 2 × 10, इतना वोल्ट। अर्थात V का मान वोल्ट मीटर का पाठ्यांक जो होगा 5 वोल्ट होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 137, 8 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को मोड़कर एक बंद वृत्त बनाया गया है। ए और बी के बीच प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? अगर यहाँ से एक तार निकाल दिया और एक यहाँ से निकाल दिया, क्या होगा? चूंकि यह तार 8 ओम का है तो इसको कह सकते हैं आधा हिस्सा इधर, आधा हिस्सा, तो 4 ओम का तो इधर है और 2 ओम ये है और ये 2, तो अर्थात कह सकते हैं इसमें इसको कि एक तरफ 6 ओम का प्रतिरोध है और दूसरी तरफ 2, और यह संयोजन समांतर क्रम में है। तो इसका कुल प्रभावी प्रतिरोध निकालना है, तो ये समांतर क्रम में है, तो यार पैरेलल बराबर हो जाएगा पहला प्रतिरोध
1/6 प्लस 1/, इससे हमें मिल जाएगा RP का मान 6/4 ओम, 3/2 ओम, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 138, एक विद्युत हीटर को 1 किलो वाट दर्शाया गया है। प्रति घंटा उत्पादित ऊष्मा की गणना करें। ऊष्मा बराबर हम जानते हैं यह होता है I²R T के बराबर होता है, जिसमें हम IR के बदले V लिख सकते हैं और फिर I लिख सकते हैं, फिर T लिख सकते हैं। और VI बराबर हम जानते हैं, कहता रहा है प्रति घंटा, 1 घंटा में कितना जलाया जाए। तो 1 घंटा को सेकेंड में हम बदलेंगे तो 60 × 60 इतना सेकेंड, और यहाँ से वाट हटा दें, यहाँ से सेकेंड हटा दें, तो यह आ जाएगा जूल में। तो 1 किलो की जगह पे 10⁻³ × 60 × 60 जूल बराबर हो जाएगा 60 × 60 करेंगे 3600 × 10⁻³ जूल, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 139, प्रतिरोधकता की SI इकाई है। इसका SI इकाई होता है ओम मीटर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 140, ए और बी दो हीटर क्रमशः 220 वोल्ट पर 200 वाट और दूसरा 220 वोल्ट पर 40 वाट दर्शाए गए हैं, और वह 220 वोल्ट की आपूर्ति से समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। हीटर बी द्वारा निकाली जाने वाली विद्युत धारा की गणना करें। पहला हीटर, दूसरा हीटर, दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, अर्थात विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट। तो दूसरा में यह 40 वाट का है, तो इससे कितना विद्युत धारा निकलेगी हम जानते हैं, P = VI। तो इससे हमें मिल जाएगा, I की वैल्यू निकालना है तो P/V यहाँ पर 40/220, 2/11, इसे हम पॉइंट में बदलें, 1, 9, 11, 88, 2 एम्पियर। यह ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो। क्वेश्चन नंबर 141, आपके घर में एक छोटे विद्युत संयंत्र में 45 किलो जूल ऊर्जा उत्पादित होती है, तो आप एक 45 वाट का ताप दीप्ति बल्ब लगभग कितनी देर जला सकते हैं। हम जानते हैं कि उत्पादित ऊर्जा बराबर I² RT बराबर, इसे हम लिख सकते हैं पावर I² R के बराबर होता है इंटू टी। चूंकि यह ऊर्जा का मान दिया हुआ 45 किलो जूल, यहाँ पर लिखे 45 किलो जूल बराबर P का वैल्यू 45 वाट, और इससे हम T का वैल्यू निकाल सकते हैं। T बराबर आ जाएगा 45 किलो की जगह पर 45 × 10⁻³ इतना सेकेंड आएगा। तो इस सेकेंड को हम मिनट में बदलें तो 1000/60, जब इसको हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा 16.67 मिनट, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 142, एक विद्यार्थी को निम्नलिखित ग्राफ मिलता है।
तो इसमें प्रतिरोध का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? किसी भी जगह पे वो निकाले। जब वोल्टेज V है, 2 वोल्ट है, तो इसमें I का मान 1 मिली एम्पियर है। तो R का वैल्यू किसी तरीके से निकाल दीजिए। 2 वोल्ट जब होती है तो I का मान 1 मिली एम्पियर है। मिली का मतलब ये हो गया 10⁻³ एम्पियर। तो यह ओम में आता है, तो इसे ओम में करें तो इसे हम ले सकते हैं 2 × 10⁻+3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो इतना ओम। तो इसके बदले हम किलो लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 2 किलो ओम, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 143, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्मों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें देखिए, वे उत्तरी ध्रुव से निकलते हैं तथा दक्षिणी ध्रुव में जाते हैं, यह कथन भी सही है। वे बंद परिपथ बनाते हैं, ये भी सही है। उत्तरी से निकलते हैं, दक्षिणी ध्रुव में जाते हैं। जब 2 चुंबक रखे जाते हैं तो वे प्रतिच्छेद करते हैं, नहीं, यह कथन गलत है, अर्थात सत्य नहीं है। यही इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। जब 2 चुंबक रखे जाते हैं तो वे प्रतिच्छेद करते हैं, यह कथन गलत होगा। वे प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, एक प्रयोग में एक विद्युत धारा वाहक चालक को एक कंपास पर चुंबकीय सुई के समांतर रखा जाता है। यदि विद्युत धारा की दिशा दक्षिण से उत्तर है तो जब साउथ से नॉर्थ की दिशा में विद्युत धारा की दिशा हो तो सुई का उत्तरी ध्रुव पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। यह इस तरीका से मुड़ जाएगा, पश्चिम की ओर मुड़ जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 145, एक लंबे सीधे विद्युत वाहक तार में चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति तार के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। यह कथन गलत है, प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। विद्युत धारा से प्रत्यक्ष समानुपाती है, जितना धारा बढ़ेगा उतना ही चुंबकीय शक्ति होगी। बिल्कुल सही। दूरी से प्रतिलोमी समानुपाती होती है, यह कथन भी सही है। अर्थात इसमें कथन 2 और 3 सत्य है, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 146, एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए विद्युत वाहक तार पर बल की दिशा निर्भर करती है। विद्युत धारा की दिशा पर, लेकिन क्षेत्र की दिशा पर नहीं, यह गलत है। क्षेत्र की दिशा पर लेकिन विद्युत धारा की दिशा पर नहीं, यह भी कथन गलत है। विद्युत धारा की दिशा के साथ साथ क्षेत्र की दिशा पर भी निर्भर करता है, यह कथन सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 147, एक विद्युत फ्यूज आधारित है। यह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 148, एक बॉक्स प्रकार के सौर कुकर के शीर्ष पर कांच के आवरण का उद्देश्य है विकिरण द्वारा ऊष्मा का ह्रास को कम करने के लिए यह प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 149, भली भांति कार्य करने के लिए पवन विद्युत जनित्र मतलब जनरेटर न्यूनतम लगभग कितना की पवन गति का प्रयोग करते हैं? यह लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। इससे कम पे कार्य नहीं करता है पवन विद्युत जनित्र। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा सूर्य से ली जाती है? तो इसमें नाभिकीय ऊर्जा यह सूर्य से नहीं ली जाती है, यह तत्वों में विद्यमान होता है। पवन ऊर्जा यह सूर्य से ली जाती है। जैव ऊर्जा जो कि बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं वो सूर्य से एनर्जी लेते हैं, अर्थात इसका भी जैव भारतीय ऊर्जा सूर्य से ली जाती है। सागर उष्मीय ऊर्जा, इसमें भी सूर्य ऊर्जा ही प्राइमरी स्रोत है। तो 2, 3, 4 इसका सही ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन सी में है। 4, 2, 3 यह ऑप्शन सी सही होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।